तो ध्यान, हम आपको ये बात बता चुके हैं कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है। अभी हमने जान जब धातु की क्षण को हम यहाँ आपको याद है कि धातु की विलयन में क्या ठीक है ध्यान। हाँ क्या हुआ? नहीं आ रही जरा ध्यान। अगर हम कह रहे हैं कि ये धातु की छड़ कहाँ डली है, विलयन में, इसके उसी धातु के लवण के जले, तो ये धातु की छड़ क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन त्यागी। अगर इसकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति, जनरली धातुओं की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ज्यादा हो तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, और उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इस छड़ पर इकट्ठे होते जाएंगे बेटा, और विलयन में कौन आता जाएगा, ये धातु आएगा, राइट। तो विलयन पर धनावेश और छड़ पर ऋणावेश, इस आवेश की भिन्नता के कारण इस इलेक्ट्रोड पर कुछ विभव उत्पन्न होगा या ऊर्जा उत्पन्न होगी, और वो विभव क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। दूसरा तरीका मैंने बताया था आपको कि अगर हमने ये इलेक्ट्रोड डाली, खत्म किया ना हमने, इलेक्ट्रोड डाली और इसमें धातु के लवण का विलयन लिया तो धातु के आयन मौजूद है। भाई धातु के लवण का अगर हमने विलयन लिया है तो उसमें धनायन और ऋणायन दोनों मौजूद है ना, और ये धातु के आयन जो विलयन में मौजूद है वो कहां पर, इलेक्ट्रोड पर जाए, और इलेक्ट्रोड पर जाकर क्या करें, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें। क्या करें बेटा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें, तो ये धातु आयन क्या हो जाएंगे, अपचयित हो जाएंगे, राइट। क्या हो जाएंगे, अपचयित। अब खुद सोचना, अगर ये धातु के आयन यहाँ आ रहे हैं विलयन से, के विलयन में धातु आयन जो है वो आ रहे हैं, तो विलयन में से धातु आयन कम हो जाएंगे और ऋणायन बढ़ जाएंगे, ऋणायन ज्यादा रहेंगे, तो विलयन पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा, राइट। विलयन पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा, क्लियर है। और विलयन पर ऋणावेश आ जाएगा और धातु की छड़ पर क्या आ जाएगा, धनावेश। धातु की छड़ पर धनावेश और विलयन पर ऋणावेश। क्योंकि धातु की छड़ पर धनावेश क्यों आया, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए गए, और जहां से इलेक्ट्रॉन चला जाए तो उस पर धनावेश आता है। तो इस आवेश की भिन्नता के कारण यहाँ पर भी क्या उत्पन्न हो जाएगा, इलेक्ट्रोड उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन ये कौन सी क्रिया से हुआ, अपचयन क्रिया से। और ये कौन सी क्रिया से उत्पन्न हुआ था बेटा, ये हुआ ऑक्सीकरण की क्रिया से, राइट बेटा। तो जो विभव ऑक्सीकरण की क्रिया से उत्पन्न हुआ उसे ऑक्सीकरण विभव कहा, और जो विभव अपचयन की क्रिया से उत्पन्न हुआ उसे अपचयन विभव कहा। लेकिन आईयूपीएसी कहता है कि अब ऑक्सीकरण विभव कुछ नहीं है, सारा अपचयन विभव। मतलब मैं बताता हूं, हम इस बात को समझने के लिए कि आईयूपीएसी कहता है कि अब चाहे ऑक्सीकरण विभव हो चाहे अपचयन विभव हो, आप दोनों को क्या कहोगे, अपचयन विभव। उन्होंने कहा क्यों, कैसे, तो उन्होंने कहा साइन अलग अलग, ऑक्सीकरण हो रहा हो तो आप नेगेटिव साइन यूज कर लेना, ठीक है, और अपचयन से आ रहा हो विभव तो आप क्या कर लेना, धन का साइन यूज कर लेना। ये ऋण और धन के दो साइन यूज, ठीक है बेटा।
ये IUPAC ने कहा। अब कैसे, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो आजकल जितना भी अब इलेक्ट्रोड विभव आता है उसको हम कहते हैं अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। चाहे ऑक्सीकरण से आया तो बस नेगेटिव साइन दिखा देते हैं, और अपचयन क्रिया से आया तो पॉजिटिव साइन। बिल्कुल ऐसे ही कि मैं आपसे कहूं कि आज हम दुनिया में से एक शब्द हटा देते, गरीबी। गरीबी नहीं हटा रहे, ये किसी के बस की बात नहीं है कि आज तक किसी ने नहीं हटा पाई। हम क्या एक शब्द हटा रहे हैं, गरीब। अब किसी को गरीब नहीं कहें, गरीबी नहीं हटा रहे, गरीब शब्द हटा रहे, किसी को गरीब नहीं कहेंगे। जैसे हम अगर हम कहें कि अनिल अंबानी, तो हम कहेंगे क्या, अमीर है, बहुत अमीर कहेंगे, बहुत अमीर। और उसके बाद कोई ग्वालियर का बनिया जो जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, उसको क्या कहेंगे, अमीर है। और जिसके पास थोड़े पैसे हैं उसको भी कहेंगे वो भी अमीर है। और जिसके पास बिल्कुल नहीं है उसको भी क्या कहेंगे, वो बहुत कम अमीर है। क्यों, गरीब शब्द तो घटाई थी, अब गरीब कोई बचा ही नहीं। गरीब तो बचे, गरीब शब्द नहीं बचा। समझ में आ रहा है, डिक्शनरी से एक शब्द हटा। उसी तरह IUPAC ने क्या काम किया, एक शब्द हटा दिया, ऑक्सीकरण, और सारे विभव को कह दिया, इलेक्ट्रोड विभव को अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। क्या कह दिया, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अब ध्यान से सुनना, जो, और ये कैसे देखा गया, किसी भी धातु आयन के अपचयित होने की प्रवृत्ति के आधार पर देखा, या फिर किसी भी परमाणु के अपचयित होने की प्रवृत्ति। जैसे अगर अधातु है तो उसके भी क्या करने की प्रवृत्ति के आधार पर देखा, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति के आधार पर देखा। ठीक है, इसके आधार पर देखा गया, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति के आधार पर। और जबकि आपको पता है धातु की तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, तो उसकी इलेक्ट्रॉन, उसके आयन की इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति कमी होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो किस आधार पर देखा, अपचयन क्रिया के फलस्वरूप देखा। तो ध्यान से सुनो, जिसका ऑक्सीकरण आसानी से होता है उसका अपचयन विभव कैसा आएगा बेटा, ऋणात्मक। समझ रहे हैं? यानी अगर हम लिथियम की बात करते हैं, ध्यान से सुनो, तो हम क्या कहते हैं, लिथियम अच्छे से इलेक्ट्रॉन त्यागता है क्योंकि वो धातु है, राइट बेटा। तो इसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा आना चाहिए, लेकिन ऑक्सीकरण तो शब्द ही हट गया, बचा क्या, अपचयन। तो अपचयन बचा, तो हम इसका अगर अपचयन विभव बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। और ऋणात्मक अब ज्यादा आया, मान लो ज्यादा से ज्यादा आया, और उसी ज्यादा के आगे ऋण लगा दिया तो कैसा हो गया, कम से कम, या ऋणात्मक में ज्यादा। यूं कहो जैसे ऋणा, एक चीज है, एक का आया ऋण, एक का आया एक का आया 2, एक का आया 3 और एक का आया 4। हम माने जैसे 3, लिथियम का आया 3, क्या माने 3, लेकिन आया कौन से, ऑक्सीकरण विभव आया। पर हम बोलते क्या है आजकल, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, तो इसी के आगे क्या लगा देंगे, माइनस। अब बताओ जी, अधिकतम लग रहा था पहले आपको, अब कैसा लग रहा है सबसे, तो सबके आगे माइनस लगा दें, तो ये कैसा है, कौन सा सबसे कम है, तो ऋणात्मक में सबसे ज्यादा है, ये कैसे, बाकी सबसे कम है। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो अपचयित होने की प्रवृत्ति के आधार पर देखिए, समझ गए आगे। और सबको क्या कहा गया, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो अब बताओ, धातुओं की जनरली जो धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं उनके अपचयन विभव ज्यादा ऋणात्मक होंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं? और वो अधातु उल्टे क्या करती है, इलेक्ट्रॉन लेती है, तो उनके कैसे आएंगे, धनात्मक में आएंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं? लेकिन हम सबको कहेंगे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, जो ऋणात्मक में आ रहे हैं हम समझ रहे हैं कि उनके ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अच्छी है। बोलो क्लियर है कि नहीं? जिनके ऋणात्मक में मान आ रहे हैं उनकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अच्छी है, और जिनके धनात्मक में आ रहे हैं मान, उनके ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति, ध्यान देना, नहीं है, कम है, बल्कि अपचयित होने की प्रवृत्ति अच्छी। कौन सी अच्छी है, अपचयित होने की, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति अच्छी। बोलो ठीक है।
क्लियर इतना? अच्छा, एक बात और, इसी इलेक्ट्रोड विभव का मापन, कौन सी विभव का? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मापन हम मानक स्थितियों में करें। अब आपसे कहेंगे मानक, मानक होता है अंग्रेजी में स्टैंडर्ड, मानक कंडीशन। मानक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस मानक स्थितियों पर इसका मापन करें। मापन मतलब इसको निकालें, इसको अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को, किसके अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, किसी भी तत्व के अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को निकालें, उसका मापन करें, उसकी गणना करें। कहां करें? मानक स्थितियों पर। बताओ मानक स्थिति ताप की क्या है? 298 केल्विन, या फिर एक ही बात है ना, चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखो तो 25 और केल्विन में 200। और बताओ सांद्रता की स्थिति क्या है? गुड, 1 मोलर। एक एम लिख के छोड़ दूं, बोलो 1 मोलर सांद्रता, ये मानक स्थिति है। चलो ठीक है भाई साहब, धातु के लिए निकाल रहे तब तो ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रोड गैस का बनाना चाहते हैं तो मानक स्थिति में गैस में एक खास काम होता है, दाब। दाब से संबंधित होती है गैस। दाब जहां दाब कम है वहां की तरफ भागती है गैस। एलपीजी का सिलेंडर खोला है, गैस कहां भागती है? जहां दाब कम होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो तीसरी स्थिति, अगर गैसीय इलेक्ट्रोड बना रहे हो तब, जब गैसीय इलेक्ट्रोड बना रहे हो तो दाब कितना है? 1 वायुमंडलीय, 180, ये रखना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, यदि किसी तत्व के अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मापन मानक स्थिति जैसे 298 केल्विन ताप, 1 मोलर सांद्रता पर 1 वायुमंडलीय दाब पर किया जाए, 1 मोलर सांद्रता के विलयन में 1 वायुमंडलीय दाब पर किया जाए, तो उस अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बोलो क्लियर है इतना कि नहीं? यहां तक क्लियर है कि नहीं बताइए? उसे क्या कहते हैं? मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। और ध्यान दो, ये इलेक्ट्रोड विभव है, इसलिए इलेक्ट्रोड विभव को ई से दर्शाते, इससे दर्शाते हैं। और मानक माने स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कंडीशन को दिखाने के लिए ई नॉट लगा देते हैं ऊपर 0। ठीक है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को किससे दर्शाएंगे? ई नॉट से। और सामान्य अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को किससे दर्शा रहे हैं? और अब हम सामान्य की बात ही नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे? मानक की। क्यों? क्यों? यह ताप बदलेंगे तो इलेक्ट्रोड विभव का मान बदल सकता है, सांद्रता बदलेंगे तो इलेक्ट्रोड विभव का मान बदल सकता है, दाब बदलने से गैसीय इलेक्ट्रोड, कौन सी इलेक्ट्रोड का? गैसीय इलेक्ट्रोड का मान बदल सकता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? इसलिए हम इन मानक स्थितियों पर, ये नोट कर लेना, इन मानक स्थितियों पर ही हम इसका मापन बेटा, इन मानक स्थितियों पर ही हम इसका मापन करते हैं। क्लियर है कि नहीं है बताओ? इस मानक स्थितियों पर ही हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोड विभव का मापन करते हैं। और जो इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त हुआ है वो क्या हुआ है? मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। यानी ध्यान दें, किसी 298 केल्विन पर किसी तत्व के मानक, किसी तत्व के इलेक्ट्रोड विभव का मापन 1 मोलर सांद्रता विलयन में, 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में 1 वायुमंडलीय दाब पर किया जाए तो उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव, 298 केल्विन ताप पर 298 केल्विन ताप पर किसी तत्व के इलेक्ट्रोड विभव का मापन 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में 1 वायुमंडलीय दाब पर किया जाए, 298 केल्विन ताप पर किसी तत्व के इलेक्ट्रोड विभव का मापन 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन 1 वायुमंडलीय दाब पर, 1 वायुमंडलीय दाब पर किया जाए तो उसे मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो उसे
मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, तो उसे मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बोलो क्लियर है इतना? मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इतना क्लियर है कि नहीं? हटा दूं? ये हटा दूं अभी यहां से? ये मानक कंडीशंस हैं। अब देखो बेटा ध्यान से, आज हम एक मानक गैसीय इलेक्ट्रोड बनाते हैं। क्या कर रहे हैं अब हम? मानक गैसीय इलेक्ट्रोड बना रहे हैं। मानक मतलब स्टैंडर्ड गैसीय इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड का नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब देखो शॉर्ट में इसको क्या कह सकते हैं हम, देखो एस एच ई, एस एच। तो ठीक, इतना क्लियर है कि नहीं है बताइए? कोई प्रॉब्लम किसी को? अच्छा, तो आज हम बना क्या रहे हैं? आज हम बनाएंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्पेशली आज हम बनाएंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हाइड्रोजन की बात की है तो गैसीय इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन की बात की है तो क्या है? गैसीय इलेक्ट्रोड है। और एक विशेष बात याद रखना, अभी हम इसको बनाएंगे, फिर हम देखेंगे ये कार्य कैसे करता है। ठीक है, तो पहले तो इसको बना ले। बोलो बनाए? बनाए बेटा? चलो देखो ध्यान, ध्यान से सुनना सभी लोग। तो हम क्या बना रहे हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके लिए सबसे पहले, तो यहां बना रहा हूं मैं, सबसे पहले हम एक प्लेटिनम का तार, प्लेटिनम का वायर ले लिया, और प्लेटिनम का वायर लेके उसको एक पतली सी ग्लास की ट्यूब में बंद कर। मतलब अगर यूं कहें सीधे सीधे कि मैं इसको, ठीक है, बंद कर देंगे, और मैं ये कहूं कि इसको हम मरकरी में थोड़ा सा डुबो देंगे, मरकरी की थोड़ी सी मात्रा में डुबो। तो कहाँ डुबो है? ये थोड़ी सी क्या डाली है मैंने यहाँ? मरकरी। डूब गया? बोलो ठीक है। अच्छा, प्रश्न तो ये भी उठता है कि क्यों डुबोया? हाँ, अभी तो डुबो दिया, तो मैं बता देता हूँ। प्लेटिनम विषैला हो जाता है शुद्धियों की उपस्थिति में। इसके विषैले होने को रोकने के लिए, इसके विषैले होने को रोकने के लिए इसको किसमें? मरकरी में डुबो। ठीक है बेटा? ठीक है, और इस पर वेल्ड करके एक प्लेटिनम की प्लेट जोड़ देंगे। ठीक है, प्लेटिनम की एक आयताकार टुकड़ा जोड़ दिया, क्या करके? बिल्डिंग, समझ गए? जोड़ दिया इसे, और उसे जोड़ने के बाद उस पर प्लेटिनम ब्लैक की, जैसे जूतों पर पॉलिश करते हो वैसे ही एक पदार्थ आता है प्लेटिनम ब्लैक, वो पॉलिश नहीं, प्लेटिनम ब्लैक, उसकी ही पॉलिश यहाँ पर हम क्या कर देंगे? पॉलिश करेंगे। बोलो कोई दिक्कत? अब इसमें देखो ये काम ही आपके सामने हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। बताओ कोई दिक्कत है? इतना काम समझ में आ गया कि नहीं? अब एक काम करेंगे, कांच की खोखली नली में इसको बंद कर दिया भैया जी। ठीक है, इसे टांग देते हैं।
ठीक है भैया। और इस कांच की नली में ऊपरी सिरे पर एक, इधर मत लो, इधर एक ही बात है, आप किधर नहीं, एक इनलेट मतलब एक होल होता है, ठीक है, जिसमें ध्यान दो कि खोल कर दिया, बस बन गई एक इलेक्ट्रोड। अब सुनो, अभी बनानी एक काम, क्या इलेक्ट्रोड बनाना चाहते हैं? हाइड्रोजन गैस। अच्छा, हाइड्रोजन गैस का, कहीं हाइड्रोजन का नाम अगर किसी पदार्थ में मिलता है, किसी पदार्थ, तो वो है अम्ल। अम्ल में क्या कहते हैं? वे पदार्थ या हाइड्रोजन युक्त वे पदार्थ जो पानी में घुलने पर H+ आयन देते। तो हमें एक सांद्रता भी तो चाहिए, किसी विलयन में रखना तो पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं? तो हम जल किसका, अम्ल का 1 मोलर जलीय विलयन लें। किसका? अम्ल का 1 मोलर जलीय विलयन लें। बोलो क्लियर है दोस्तों? इसका ले लें बेटा, बताओ। अम्ल का 1 मोलर जलीय विलयन, एक बीकर ले रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनो, और उसमें क्या भर रहा हूं? HCl अम्ल। HCl अम्ल है, और उसका कितना? 1 मोलर जलीय विलयन ले लूं, और इस इलेक्ट्रोड को जाकर इसमें रख देता हूं। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब इसको वहां रखूं, इतना बड़ा बनाऊं, इससे बढ़िया चित्र में तो यही देख लो, ठीक है कि नहीं? बोलो रख दिया? क्यों भैया जी, क्या हुआ? ये रख दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या भरा हुआ है? 1 मोलर HCl का जल। अच्छा, HCl का विलयन है, तो विलयन में कौन होंगे इसके से? तो क्लियर है कि नहीं? हालांकि Cl भी होंगे, लेकिन पहचान किससे है? H+ आयन से। और क्लियर की नहीं? क्लियर है इतना? ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से सुनना। यहां पर हम शुद्ध हाइड्रोजन गैस, ऐसी शुद्ध व शुष्क शुद्ध हाइड्रोजन गैस H2 गैस, ठीक है बेटा? शुद्ध हाइड्रोजन गैस यहां से प्रवाहित कब? 298 केल्विन हुआ। बोलो गैस है तो एक वायुमंडलीय दाब, क्या प्रवाहित कर रहे हैं? शुद्ध हाइड्रोजन गैस। इससे पहले एक बात फिर बताता हूं, ध्यान से सुनो। हमने प्लेटिनम का तार लिया, क्या? पीटी का तार, प्लेटिनम का। एक दूसरा, प्लेटिनम की प्लेट ली, ठीक है क्या? और उस पर प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश की, यानी प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश युक्त, की पॉलिश युक्त प्लेट, पॉलिश युक्त कौन सी प्लेट? प्लेटिनम प्लेट। बोलो क्लियर है? ये लिया है, सब लिख दिया। और ये क्या है? कांच की ट्यूब, कांच की जैकेट लिख दूं, ये जैकेट पहना दी हम। बोलो ठीक है, चलेगा? कांच की जैकेट, ठीक है, क्लियर? इतना समझ में आया कि नहीं? यानी हम बनाएंगे कैसे, बनावट समझ में आ गई? वर्किंग वाली बनावट समझ में आई क्या? क्या? प्लेटिनम का तार लिया, उसे थोड़ी सी मरकरी में डुबो दिया, फिर उस पर प्लेटिनम की प्लेट जोड़ दी, और उस पर प्लेटिनम प्लेट पर प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश कर दी। क्यों? ये लिखना है आपको पेपर में, जैसे कर दी, और फिर इसे कांच की खोखली नली में बंद कर दिया, और 1 मोलर HCl के जलीय विलयन में,
अब इसके ऊपरी सिरे से 298 केल्विन ताप और 1 वायुमंडलीय ताप पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की। अब देखो की तो क्या हो, ध्यान से, जब हम शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो ये प्लेटिनम की प्लेट जो क्या कर दी गई है, पॉलिश, इस पर कुछ हाइड्रोजन गैस अधिशोषित हो जाए। अधिशोषित का मतलब है सतह पर इकट्ठी हो जाए। हाइड्रोजन गैस कहाँ इकट्ठी हो जाएगी, प्लेटिनम की प्लेट की सतह पर इकट्ठी हो जाए। अधिशोषित होना मतलब वहां पर जाके इकट्ठा। क्लियर है, क्लियर है इतना? अच्छा, जहां इकट्ठी होगी, कहां इकट्ठी हुई, प्लेटिनम की प्लेट, और प्लेटिनम की प्लेटिनम धातु, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन त्याग रही, कौन सी क्रिया द्वारा, ऑक्सीकरण की क्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस, ध्यान देना है, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीकरण की क्रिया के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन त्याग। कौन सी क्रिया बेटा, ऑक्सीकरण। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन त्यागे तो क्या होगा, H+ आयन, और ये दो हैं तो बैलेंस करने के लिए क्या, बोलो क्लियर। अच्छा, कहां त्यागे, इस प्लेटिनम की प्लेट पर, तो ये कैसा काम की, एनोड का, राइट। वो इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसे एनोड, बोलो क्लियर है, इतना क्लियर है सबको। वो इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है क्या कहलाएगा, एनोड। तो ये किसका काम कर रहा है, एनोड का। और मान लो कुछ एक्स्ट्रा गैस आ रही है, एक तो उतनी है जितना करेगी, और अगर एक्स्ट्रा गैस आ रही है तो वो क्या होगी, बुलबुले बनेंगे उसके, और क्या, समझ रहे हो कि नहीं, कि क्या बनना है, बुलबुले। समझ में आ रहा है कि नहीं आया भैया, बताओ। ये बुलबुले बने, क्लियर है कि नहीं, तो बुलबुलों के रूप में बाहर गए बाकी गैस, विलयन में आई। और कुछ क्या हुई, जो अधिशोषित हुई हाइड्रोजन का इस प्लेटिनम की प्लेट पर, वो इलेक्ट्रॉन क्या गई और विलयन में किस रूप में आ गई, बताओ, H+। क्लियर है। अच्छा देखो, इससे किसी की समानता, ऐसे आयन तो पहले से ही विलयन में पड़े, राइट। तो जैसे ये आयन आए और इलेक्ट्रॉन कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, इस इलेक्ट्रोड पर, तो ऋणावेशित है ना, समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे मतलब ऋणावेश। इन हाइड्रोजन आयन ने देखा, क्या देखा, कि यहाँ इलेक्ट्रॉन किसकी, HCl के आ गए। वो बोले भागो, चलो चलो इलेक्ट्रॉन खा। तो ये पहुंचे कहां, प्लेटिनम की प्लेट पर ही, उसी प्लेट पर, और पहुंचे, कौन पहुंचे बताओ, H+, और वहां कौन मिल गया, और वहीं पर क्या हो गया, अपचयन। इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो क्या हो गया, अपचयन, और क्या हो जाएगा, H। अब H को H तो लिखते नहीं, क्या लिखते, तो 2 से। अच्छा, कहां हुआ, उसी प्लेटिनम की प्लेट पर। तो वही प्लेट आज कैसा काम कर रही है, कैथोड का, बोलो नहीं। वो इलेक्ट्रोड जिस पर क्या होता है, अपचयन क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं, कैथोड, बोलो क्लियर है। तो याद, ये खास तरह का इलेक्ट्रोड है जो एक टाइम एनोड का काम कर रहा है और दूसरे टाइम, तो ध्यान से सुनना, जब ये एनोड का कार्य किया होगा, जब इस पर ऋण आवेश आया और विलयन में H आयन भेजे, यानी विलयन में क्या बढ़ गया, धनावेश, और इस पर क्या है, ऋण आवेश, तो इस आवेश के अंतर के कारण इस पर विभव उत्पन्न हुआ होगा, जिसे आपने इलेक्ट्रोड विभव कहा। क्लियर है नहीं? लेकिन फिर दोस्तों सुनो, ये H+ आयन पहुंचे इधर, पहुंचे ये वाले, और इलेक्ट्रॉन को ले लिया इस पे से, और जब किसी पे से इलेक्ट्रॉन ले लो तो उस पर क्या बचेगा, धनावेश। तो रॉड कैसी हो गई,
बोलो धनावेशित हो गई। और इन आयनों ने लिए इलेक्ट्रॉन, तो कौन सी क्रिया हो गई? अपचयन। और उसके कारण जो विभव उत्पन्न हुआ, समझ रहे हो? तो पहले जो विभव उत्पन्न हुआ ऑक्सीकरण के कारण वो ऋणात्मक, और ये धनात्मक। जितना पहले हुआ उतना अब हुआ, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल। टोटल विभव कितना आ गया? 0.00 इलेक्ट्रॉन। कितना आ गया? 0.00 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है क्या? नहीं, एब्सोल्यूट जीरो कह सकते हैं हम इनको, बिल्कुल करेक्ट जीरो आ। समझ में आया क्यों? कारण समझ में आया? क्योंकि दो विपरीत क्रियाएं, क्योंकि H+ आयन और हाइड्रोजन गैस के मध्य साम्य अवस्था स्थापित हो। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और H+ आयनों के मध्य क्या हो गई? साम्य अवस्था स्थापित हो गई। क्लियर? और जब दो विपरीत क्रियाओं दर जिस अवस्था पर क्या हो जाए बराबर, तो उसे साम्य अवस्था कहते हैं। तो दो विपरीत क्रिया, इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड प्रभाव आया, कुछ भी आया, उतना ही ऋणात्मक में आया माना, और उतना ही इलेक्ट्रोड विभव अपचयन क्रिया की वजह से धनात्मक में आए। तो दोनों एक दूसरे से क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो इसका कुल विभव कितना प्राप्त हुआ? कौन सा? स्टैंडर्ड कंडीशन देख रहे हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना प्राप्त हुआ? 0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट, मानक के लिए E0 डाला। ठीक है, तो ये है खास इलेक्ट्रोड जिसे कहते हैं मानक हाइड्रोजन। बोलो क्लियर है कि नहीं? आ गया है कि नहीं आया? आ गया इतना? चलो दोबारा से सुन लो, मैंने क्या किया, एक बार जल्दी से 2-5 मिनट, बस जल्दी से 2 मिनट। प्लेटिनम का एक तार लिया, उसे मरकरी की सूक्ष्म मात्रा में भिगो दिया या डुबो दिया। क्या करोगे? सब लिखोगे तो वो कैसा लगेगा? ठीक है, डुबो दिया। नहीं है तुमको लिख नहीं है, सुन लो, ये मरकरी। ठीक, ध्यान रखो। तो हमने क्या किया, प्लेटिनम का एक तार लिया, उसे मरकरी की थोड़ी सी मात्रा में डुबो दिया ताकि वो विषैला ना हो, और अब उस पर प्लेटिनम की एक प्लेट जोड़ दी, वेल्ड कर दी, जोड़ दी, और उस पर प्लेटिनम ब्लैक की, उसी प्लेट पर प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश। अब उसे कांच की एक खोखली नली में, जो ऊपर उसमें एक होल होता है, से उसको कवर कर दिया, ढक दिया। ठीक है, समझ गए? और अब इस पूरी कांच की नली को कहा, एक बीकर में, जिसमें एक मोलर HCl विलयन, जलीय विलयन भरा था, HCl का जलीय विलयन भरा था, उसमें रखा तथा कांच की नली के ऊपरी भाग से 298 केल्विन व 1 वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित हुई तथा हाइड्रोजन का कुछ भाग, हाइड्रोजन गैस का कुछ भाग प्लेटिनम की प्लेट पर अधिशोषित हो गया और कुछ बुलबुलों के रूप में निकला। और जो अधिशोषित हुआ, जो हाइड्रोजन अधिशोषित हुई, वो ऑक्सीकरण की क्रिया के फलस्वरूप प्लेटिनम की प्लेट पर इलेक्ट्रॉन के रूप में और H+ आयनों के रूप में विलयन में आ, जिसके कारण इस इलेक्ट्रोड पर कुछ विभव उत्पन्न। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य, राइट। और विलयन में उपस्थित H+ आयन, इसके HCl के H+ आयन इस प्लेटिनम की प्लेट पर पहुंचे और वहां अपचयन क्रिया के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तथा ये प्लेटिनम की प्लेट कैथोड के समान भी कार्य, और इसका इलेक्ट्रोड विभव कुछ उत्पन्न हुआ, तो ये दोनों इलेक्ट्रोड विभव एक दूसरे से निरस्त हो गए, निरस्त। और इस प्रकार हाइड्रोजन गैस और आयनों के बीच साम्य अवस्था स्थापित हो गई तथा इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव 0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हुआ। इसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। बोलो क्लियर?
कि नहीं? बता बेटा, क्लियर? बोलो क्लियर है? अच्छा आप ध्यान दो, अब हमने एक सेल बनाया था गैल्वनी सेल, याद है? अभी तो बनाया था गैल्वनी सेल, और गैल्वनी सेल बनाते समय 2 बीकर लिए थे, याद करो, लिए थे? चलो आपके आगे ले लेता हूं तो आपको ध्यान से, देखो ऐसा ही एक बीकर लिया था हम गैल्वनी सेल बनाते। ठीक है भाइयों, और उसमें 1 मोलर जिंक सल्फेट का जलीय विलयन भरा, याद करो, और जिंक की एक इलेक्ट्रोड लगाई, याद करो, याद है कि नहीं? लगा दी, और इस इलेक्ट्रोड को वोल्ट मीटर की सहायता से, याद करो, वोल्ट मीटर की सहायता से दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया जो दूसरे बीकर में रखा है, और आज हमने किससे जोड़ दिया? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। और वहां था कॉपर जोड़ा था, याद है? ध्यान से सुन, इसमें क्या बना है बेटा? जिंक सल्फेट का विलयन। क्लियर है इतना? तो सबको क्लियर है इतना? अच्छा ध्यान से, इसमें आप की भी लगा सकते हो आप चाहो। अच्छा ध्यान से सुन, जब हमने ऐसा किया तो वोल्ट मीटर ने कुछ दिखाया, जो डिफ्लेक्शन दिखाता है ना वोल्ट मीटर, कुछ इंगित कर रहा। क्या? देखो क्या इंगित कर रहा, ध्यान। और इस इंगित से पता चला कि विद्युत धारा परिपथ यहाँ पूर्ण हो रहा है, तो विद्युत धारा इधर से इधर बह रही है, बोलो ठीक है, और इलेक्ट्रॉन किधर बह रहे हैं? जिंक से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ, बोलो क्लियर? इसी से पता चला कि नहीं? पता चला। और विद्युत धारा किधर बह रही बताओ? हालांकि इनर सेल भी, हमको इनर सर्किट भी कंप्लीट करना है, आंतरिक पर। यहां पर हमने क्या लगाया था बताओ? यू आकार की कांच की नली, याद करो कि नहीं? यू आकार की कांच की नली, जिसमें क्या भरा था बताओ? केसीएल का अगर अगर में बना, एक ही बात, टेस्ट, अर्ध ठोस टेस्ट, अब पूरा लिखना, ठीक है? बोलो यही था। इसको क्या कहते थे? लवण सेतु, याद करो क्या कहते हैं इसको? लवण सेतु। बोलो क्लियर? इतना क्लियर है कि नहीं? इसको क्या कहते हैं? लवण सेतु। सबको क्लियर है इतना? अब ध्यान करो, ये वोल्ट मीटर क्या दिखा रहा है? कि विद्युत धारा इधर बह रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर। अब बताओ, जिंक की छड़ इलेक्ट्रॉन त्याग रही है कि यहां पर जिंक आयन अपचेत हो रही? इलेक्ट्रॉन त्याग रही, क्यों? विद्युत धारा इधर आ रही है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, तभी तो इलेक्ट्रॉन उधर जाए। बोलो क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब, ध्यान देना, इसका मतलब ये हुआ कि जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, और यहाँ परिपथ पूर्ण हो रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं? बताओ क्लियर है कि नहीं? चलिए, अगर ऐसा है तो ध्यान से फिर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है ई सेल, इधर देखिए, ई सेल मतलब ये, इसमें दिखेगा आपको पूरी सेल का इलेक्ट्रोड विभव, यानी विभवांतर, क्या दिखेगा? क्या आया? विभवांतर। ईएमएफ प्रवाहित नहीं होगी विद्युत धारा, तो ईएमएफ कहीं और पे हो रही है, तो विभवांतर। ठीक है बेटा, विभवांतर दिखेगा यहाँ, क्लियर है कि नहीं? और ये विभवांतर किस पे डिपेंड करता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड,
ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव और एनोड का मानक इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है इतना? अच्छा ध्यान से सुनो, यहाँ ये डिजिटल मीटर है, इसमें लगा होगा कैसा, जैसे पेट्रोल पंप पे लिखा रहे लगता है कि कितने की डल गई पेट्रोल, तो इसमें साफ एक इंडिकेटर आ जाएगा कितना विभवांतर आया। ये आया 0.76 जिंक के लिए, इतना इसमें दिख जाएगा। आपने लिख दिया कितना आया हमारा 0.70। अब बताओ एनोड कौन है? इलेक्ट्रॉन जो छोड़ रहा है वही है ना, तो एनोड कौन है बताओ? यही है ना बेटा। और इलेक्ट्रॉनों के कारण ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन है इसको। क्लियर है कि नहीं? तो एनोड का कार्य कर रहा है और कैथोड का कार्य कौन कर रहा है यहाँ? ये तो बड़ा गजब का है, जब जरूरत पड़ेगी तो कैथोड का और जब जरूरत पड़ेगी तो, क्योंकि दोनों की तरह कार्य करता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्लियर है बेटा? अच्छा, तो ये किसका कार्य कर रहा है? कैथोड का। और ये किसका कार्य कर रहा है? एनोड का। अब हमें पता चला, बताओ कैथोड, इसका विभव कितना आता है? इसका तो हमें पता है, इसका नहीं पता हमको कितना आता है। इसका हमें पता है कितना आता है, बताओ। 0 0 ही लिख दूं, कितना लिख लूं? 0। बोलो क्लियर। माइनस ई एनोड, ये हमें पता नहीं, ये ज्ञात। तो ई एनोड बराबर, ध्यान देना, माइनस 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो क्लियर। तो मैंने क्या कहा था आपसे, आईयूपीएसी कहता है कि ऑक्सीकरण की क्रिया के फलस्वरूप जो विभव आएगा वो ऋणात्मक साइन के साथ दिखाया जाएगा। इसका मतलब जिंक की प्रवृत्ति कैसी है? ऑक्सीकृत होने की है। और ये किसका विभव है? ये पूरा विभव इलेक्ट्रोड, ये जिंक का इलेक्ट्रोड विभव है, क्योंकि भैया इसका तो 0 होता है, तो पूरा विभवांतर किसकी वजह से आया? ये पूरा जिंक का ही है, ये अंतर ही तो इतना आया है। बोलो क्लियर है कि नहीं? बताओ बेटा क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान से सुनो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग दूसरे तत्वों के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में किया जाता है, इसलिए इसको संदर्भ यानी रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। और कोई पूछे रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो वह इलेक्ट्रोड जिसका उपयोग दूसरे इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव के मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, उसे संदर्भ इलेक्ट्रोड कहते हैं। बोलो क्लियर। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा इलेक्ट्रोड है बताओ? संदर्भ इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा इलेक्ट्रोड है बताओ बेटा? संदर्भ इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो अगर तुमसे कोई पूछेगा तो बता देंगे कि संदर्भ इलेक्ट्रोड क्या है? वह इलेक्ट्रोड जिसका उपयोग दूसरे इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव के मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। वह इलेक्ट्रोड जिसका उपयोग दूसरे तत्वों के या दूसरे इलेक्ट्रोडों के वह इलेक्ट्रोड जिसका उपयोग दूसरे इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव के मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, संदर्भ इलेक्ट्रोड कहलाता है। ठीक है बेटा? अगर कोई पूछे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को संदर्भ इलेक्ट्रोड कहते हैं क्यों, लिख लिया कि नहीं? वह इलेक्ट्रोड जिसका उपयोग दूसरे इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए किया जाता है, संदर्भ इलेक्ट्रोड कहलाता है। बोलो लिख लिया बेटा? थोड़ा जल्दी लिखा। अब बताओ ध्यान से, अगर आपको पूछा कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को संदर्भ इलेक्ट्रोड कहते हैं क्यों, तो आप बता देंगे क्यों? बता देंगे? ये लिखे क्या क्या, ये लिखना नहीं, ये कहना कि मानक एसएचई का, एसएचई आ गया, एसएचई का यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जल्दी आ गया ना, नाम जल्दी लिखना है।
SHE का उपयोग संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है, या उसे संदर्भ इलेक्ट्रोड कहते हैं, क्योंकि उसका उपयोग दूसरे इलेक्ट्रोडों की इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए। बोलो क्लियर? क्लियर? अच्छा, मान लो कि अगर मैं यहां पर 1 मोलर ही ले रहा हूं, लेकिन जिंक सल्फेट ना लेके क्या ले लूं, कॉपर सल्फेट, ठीक है दोस्त, और यहां लगा दूं जिंक की रॉड ना लगाकर किसकी, कॉपर की रॉड, पूरा वही काम। पता है क्या हुआ, वोल्ट मीटर ने इंडिकेट किया क्या, देख, इसका मतलब विद्युत धारा किधर बह रही है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किधर बह रहे हैं, इसका मतलब परिपथ कहां पूर्ण, इसका मतलब कहां परिपथ कहां पूर्ण हो रहा है, यहाँ परिपथ कहां पूर्ण हो रहा है, यहाँ। समझ में आ रहा है? अब देखो, माना कि इस डिजिटल मीटर में ये वैल्यू देखी कितनी, 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन विभव की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू देखी तो हमने कहा चलो ठीक, देखते हैं ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस, बोलो बेटा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। अब देखो ई सेल का मान कितना दिखा, विभवांतर का मान कितना दिखा, अच्छा ध्यान से सुनना, ये कौन है, कौन है ये, कैथोड है भैया, क्यों, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना यार, क्रिया कहां पूर्ण हो रही है, परिपथ कहां पूर्ण हो रहा है, यहाँ। तो ये किसका कार्य कर रहा है बताओ, एनोड का, और ये किसका कार्य कर रहा है, कैथोड। बोलो क्लियर है कि नहीं, और कैथोड का मान हमें नहीं पता, राइट, इसी का तो ज्ञात कर रहे हैं, और एनोड का पता है कितना, 0.0 या 0। बोलो क्लियर है आप लोगों को, भैया समझ आ रहा है ना, कहीं दिक्कत हो तो पूछिए। अब देखिए ध्यान से, तो ये कैथोड का मान कितना आ गया बताइए, यानी कॉपर के इलेक्ट्रोड का मान कितना आ गया, +0.34। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कॉपर की ऑक्सीकृत होने की नहीं, बल्कि कॉपर के इलेक्ट्रोड पर अपचित होने की प्रवृत्ति ज्यादा है। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब अगर हम जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो हमेशा हमें याद रहेगा कौन, जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और कॉपर पर जाकर कॉपर आयन अपचेत होंगे, राइट। क्यों, क्योंकि जिंक के इलेक्ट्रोड विभव का मान -0.76 इलेक्ट्रॉन विभव वोल्ट है, इससे पता चलता है कि उसकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ज्यादा है, जबकि कॉपर का मान प्लस में धनात्मक है, इसका मान ई नॉट का मान, ई नॉट मतलब मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मान इसमें धनात्मक है, इससे पता चलता है इसकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति जिंक से कम है, अतः इसमें इसके विलयन में उपस्थित कॉपर आयनों की कॉपर इलेक्ट्रोड पर अपचयित होने की प्रवृत्ति। तो सबके ज्ञात कर सकते, लेकिन हमेशा याद रखें क्या, एनोड को जनरली हम क्या करते हैं, ध्यान देना, राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड साइड जब भी बनाते हैं, पर मैंने जिंक का बनाया तो सही लिया और कॉपर का बना वैसे लेते हैं, बाकी आपको करना क्या, इसको उठा के ऐसे मोड़ है, तो वही बात में तो रखने की है कि जब हम चित्र बनाते हैं तब ऐसा खत्म, समझ गए कि नहीं, ताकि याद रहे ई राइट माइनस ई लेफ्ट। कैथोड किधर लेंगे, राइट साइड, और एनोड किधर लेंगे, जनरली जब सेल बनाते हैं तो ई राइट माइनस। बोलो क्लियर है कि नहीं ये सब। अब देखो ये आज हमने क्या प्रश्न पढ़ा है, ध्यान से, एक तो इलेक्ट्रोड विभव क्या है, फिर मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन अलग कर दी। फिर हमने पढ़ा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसकी बनावट क्या है, संरचना कार्यविधि क्या है। फिर हमने पढ़ा किसी संदर्भ इलेक्ट्रोड क्यों कहते हैं, बता दिया हमने, क्योंकि इसका उपयोग बाकी दूसरे
इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव के मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, राइट। फिर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा, क्या एसएचई की सहायता से, प्रश्न एसएचई की सहायता से अन्य इलेक्ट्रोडों के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के मानों का निर्धारण। एसएचई की सहायता से अन्य इलेक्ट्रोडों के, सीधा लिख दो, ई नॉट के मान का निर्धारण, ई नॉट के मान की गणना, ठीक है। ई नॉट समझ गए, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ई नॉट मतलब मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव की गणना। क्लियर है कि नहीं, बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये प्रश्न भी हमने पढ़ लिया, ये गणना करके दिखाइएगा, ये क्या क्या करके दिखाइए, गणना करके। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताइए, किसी को समस्या है क्या, हाँ क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे अगले टर्म कल विद्युत रासायनिक श्रेणी, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ये आता है तो वो आएगी। ये छोटो समझ रहे हो, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पूरी लोग तो